2026 आने वाला है, सूर्य का साल कहा जा रहा है। ये कैसा रहने वाला है जबकि सूर्य है? कहीं नई अपॉर्चुनिटीज का साल है, नई बिगनिंग का साल है। 2026 में भारत में भूकंप आएंगे, आतंकवादी घटनाओं का बहुत डर हमें बना रहेगा, ये निश्चित है। पॉलिटिकल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आप 2026 में देखने वाले हैं। मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। दिवाली पे चांदी ने अलग ही रॉकेट पकड़ के, एक बिल्कुल। तो पटाखों वाले रॉकेट चल रहे थे और एक चांदी का रॉकेट अलग चल रहा था। तो 2026 में भी देखने को मिल सकता है कि इसके भी रेट हाई जा रहे हैं और चांदी भी बढ़ेगी, सोना भी बढ़ेगा। अप डाउन तो जीवन का पार्ट है, रोज कभी रेट डाउन होते हैं कभी हाई, लेकिन ये निश्चित है कि मार्च 2026 तक आप उछाल देखेंगे कि रात को 2 कपूर जला दो, करोड़ों के कर्जे माफ हो जाएंगे। रात को 2 लोग जेब में रख के सो जाओ, सुबह करोड़पति बन जाओगे। अरे क्या बेवकूफी है भाई! अगर ऐसा होता तो दुनिया का सबसे धनी देश भारतवर्ष होता या नहीं होता? चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित है, वो कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं देगा। जॉब, बिजनेस, अगर कोई चेंजेस आप करना चाह रहे हैं तो बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के बिल्कुल मत करना। अंबानी जी की रील्स वायरल हुई थी, वो ऐसे हाथ हिलाते हिलाते पूजा करते हैं, तो इसके पीछे भी कुछ है। वो अचानक से ऐसे भगवान के ध्यान में लीन थे, हाथ हिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ हिलाकर पूजा करने से आप, अरे भाई ये सब बेकार की बातें हैं। घर के बाहर नींबू मिर्च टांग लो, इससे कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं आएगी। तो ये सत्य होता है। अगर आप घर के बाहर नींबू मिर्च टांगते हैं, वो एक जनरल उपाय है, उसको मैं शास्त्रीय उपाय नहीं कहूंगा, लेकिन वो जनरल उपाय है और वास्तव में वो नजर से आपको कहीं ना कहीं बचाता है, नेगेटिविटी से बचाता है। प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है तो उसके लिए प्लान करना सही रहेगा। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। बहुत आभार आपका और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। जी, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन इस साल में बहुत लोग अच्छे नहीं रहे हैं 2025 में। बिल्कुल। जो कि आपने भी देखा, मंगल का साल था। बिल्कुल। मतलब एक्सीडेंट्स हो गए, बाढ़ हो गई, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें घटित ना हुई हो। इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे चलते हुए 2026 आने वाला है, सूर्य का साल कहा जा रहा है। ये कैसा रहने वाला है जबकि सूर्य है? मतलब सब कुछ जल भी सकता है या थोड़ा नरम भी रहेगा? न्यूमरोलॉजी की माने तो 2026 सूर्य का साल है, 1 नंबर का साल है। और न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर के 9 नंबर तक की हम बात करते हैं। जी 9 नंबर आखिरी नंबर होता है। जी। अब 1 नंबर आने वाला है, यानी दोबारा से स्टार्टिंग। तो एक तरीके से अगर हम न्यूमरोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज का साल है, नई बिगनिंग का साल है। बहुत सारी नई चीज़ें होंगी, बहुत सारे चेंजेस आप होते हुए देखेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल्स पे हों, चाहे वो जनरल आप देखेंगे। बहुत सारी, इंडिया बहुत पावरफुल धीरे धीरे आप देखेंगे, बहुत सारी ग्रोथ आप देखेंगे। तो बहुत कुछ नया होने वाला है अगर मैं जनरल ओवरऑल बात करूं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं टोकना चाहूँगा आपको अनमोल जी। सबसे पहली चीज़, हर कोई यही बात कर रहा है कि 2026 आ रहा है, जी। किसी को नहीं पता 2083 आने वाला है भाई, 2083। 2083 जी। अगर हम हिंदू संवत्सर की बात करें, हम सनातनी लोग हैं, तो हम जो भी प्रेडिक्शन में वैदिक ज्योतिष को मानता हूं, और वैदिक के हिसाब से हम जो प्रेडिक्शंस करते हैं, जो भी पंचांग बनाते हैं, जो भी देखते हैं, वो संवत्सर के हिसाब से होता है। अभी संवत्सर 2082 चल रहा है, यानी 2082। ओके। अभी 2083 आने वाला है। 2082 जो संवत्सर था उसका नाम था सिद्धार्थ। हर संवत्सर को एक नाम दिया गया है सनातन में। अभी 2083 आने वाला है, उसका नाम है रौद्र। रौद्र। और जैसा नाम से आप समझ सकते हो, तो 2026 अगर कोई ये कहे कि आसान रहने वाला है, तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा किसी भी कंडीशन में। बहुत चैलेंजेस, बहुत परेशानियां, बहुत दिक्कतें हमें झेलने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें हम देखेंगे 2000। किन किन सेक्टर्स में चैलेंजेस आ सकते हैं? मतलब मैं तो कह रहा हूं कि भाई लैंडस्लाइड्स, भूकंप्स, आप देखना बहुत कुछ 2026 में होने वाला है। 2026 आसान नहीं रहने वाला है। उत्तराखंड और हिमाचल में दोबारा जितने भी इंडिया के, भारत के पहाड़ी राज्य हैं, आप सभी के अंदर बहुत ज्यादा भूस्खलन इस 2025 से भी ज्यादा देखेंगे। 2026 में भारत में भूकंप आएंगे, आतंकवादी घटनाओं का बहुत डर हमें बना रहेगा, ये निश्चित है। पॉलिटिकल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस आप 2026 में देखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं 2026 में, आसान नहीं रहने वाला है। तो ये किसी मंथ से स्टार्ट होने वाली है, हमें पहले जनवरी से ही देखने को मिल जाएंगी? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, जब हम विक्रम संवत्सर की बात करते हैं, हिंदू नववर्ष की बात करते हैं, तो हिंदू नववर्ष जो शुरू होता है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। लगभग मार्च अप्रैल के आसपास जो नवरात्रे आते हैं अप्रैल मार्च में, उनका जो पहला नवरात्रा होता है, उस दिन से पहला जो है, उस दिन हम फेलियर मान सकते हैं हम लोग।
काइंड ऑफ, अगर आप वैसे बोलना चाहें, बट उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उस दिन वो जिस दिन पहला नवरात्रा होता है उस दिन वो हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। ओके, तो वहां से लेकर के हम प्रोडिक्शन करते हैं हमेशा 12 महीनों की। ठीक है। बिल्कुल, जो भी हिंदी मंथ्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम सारी प्रोडक्शन करते हैं। आप मेरी जितनी प्रोडक्शन देखेंगे सब उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके। अब बात कर रहे थे हम विक्रम संवत्सर 2083 की। जैसा नाम से मैंने बताया, रौद्र, जी। दुनिया में नरसंहार होगा। अभी तक आपने देखा कि अभी तक जो दिक्कत है वो मध्य एशिया में है। अभी आप कुछ ही समय में देखेंगे दक्षिण एशिया में भी ये होने वाला है। 2026 में ही आप ये देखेंगे। ओके, मैं आपके पॉडकास्ट में बोल करके जा रहा हूं, पॉडकास्ट रहने वाला है, दर्शकों से कहूंगा इंतजार कीजिएगा उस दिन का। बिल्कुल। दक्षिण एशिया में भी आप बहुत बड़ा नरसंहार देखेंगे। बहुत बड़े उग्र आंदोलन भारतवर्ष में भी और बाकी जगहों पर भी उभरेंगे। बंगाल चुनाव आने वाला है, आप देखना कितना ज्यादा उग्र आंदोलन, कितनी ज्यादा मार काट, कितनी ज्यादा परेशानियां, आप बहुत कुछ देखने वाले हैं जो शायद आज से पहले आपने ना देखा हो। तो इतना आसानी से अगर हम कह दें कि 2026 चला जाएगा, नहीं। मैं तो एक बात और बोल रहा हूं भाई, सब लोग अभी से थोड़ी सेविंग्स स्टार्ट कर दो। 2026 टफ होने वाला है। इट विल नॉट बी अ इजी ईयर फॉर एनीबडी। मतलब फाइनेंशियली सबको लॉस, बिल्कुल दिक्कत होगी। तो बेहतर यही है कि आप 2026 के लिए अभी से प्लानिंग करें, सेविंग्स जरूर रखें, प्लान करके ही आगे बढ़ें, बेहतर रहेगा। मेजर डिसीजंस लेने से बचें। कोई भी वाइज डिसीजन लेना है तो कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। अपनी मर्जी से जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल ना लें, वरना बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आप जितने भी, मैंने कहा ना, जितने हमारे पहाड़ी राज्य हैं वहां लैंडस्लाइड अब से भी ज्यादा 2025 से ज्यादा आप 26 में देख पाएंगे। कौन से महीने के आसपास देखने को मिल सकता 12 जुलाई से 15 अगस्त का जो समय है वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है है इंडिया के लिए? भारत के लिए स्पेशली। मैं कहूँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारी परेशानी भूकंप इसी टाइम में देखने को मिलेगा? लगभग इसी समय में देखने को मिलेंगे। हालांकि उस समय अगर मैं बात करूं तो ग्रहों की पोजीशन ऐसी है कि कर्क राशि में सूर्य भी होंगे, उस समय गुरु भी होंगे, चंद्र भी होंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद थोड़ी शांति दिखती है। तब तक हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इनफैक्ट मैंने तो बहुत पहले ये बात बोल दी थी कि फरवरी मार्च में कोई ना कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना या वर्ल्ड वाइड लेवल पे कोई बड़े प्लेन दुर्घटना होगी। ओके। ये मैं कई सारी जगह बोल चुका हूं। अब लोग कहते हैं जी प्लेन दुर्घटना होगी, ट्रेन होगी तो क्या आना जाना बंद कर दे? मैं नहीं कहता आप आना जाना बंद करो, लेकिन अगर संभव है, अगर आपके लिए ऐसा है कि आप उसको टाल सकते हो तो टाल दो। और मैंने ये भी बोला है उत्तर पूर्व की तरफ जाने वाली कोई ना कोई फ्लाइट क्रैश होने के पूरे चांसेस बनेंगे। और ये मैं हवा में बातें नहीं करता, ये मैं लेकर के आता हूं, सारी रिसर्च मेरे सामने होती है अनमोल जी, सारी गणनाएं मेरे सामने होती हैं। तो ये उसी टाइम के बीच में 12 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में? नहीं, ये मैंने जो बात करी लैंड इसकी फ्लाइट दुर्घटना की या ट्रेन दुर्घटना की, वो लगभग आप मान के चलें फरवरी और मार्च के आसपास 2026 में ये होने वाला है। निश्चित रूप से आप देखेंगे, हो ही नहीं सकता कि आप ना देखें। मतलब फरवरी मार्च में ट्रैवल कम करें लोग, जितना हो सके अवॉइड करना है भाई। मैं नहीं कहता कि आप बंद कर दो, लेकिन अगर पॉसिबल है कि आप टाल सकते हो तो टालिए, बेहतर रहेगा आपके लिए वो। ओके। बिल्कुल। तो मतलब बहुत हाई लेवल पे फ्रीक्वेंसी, रुद्र रूप आपने बताया है कि आ रहा है, तो मतलब वो देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग वो से तो ही? मार्च के बाद शुरू हो रहा है, लेकिन जब भी ग्रह बदलते हैं, जब भी कुछ बदलता है तो उसके इफेक्ट कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद हाँ, तक हमेशा मतलब देखने को वही मिलते हैं। आप बता रहे हैं मार्च और फरवरी में देखने को मिलेगा, तो वो बिल्कुल। रुद्र स्टार्ट हो रहा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं। मतलब ये इससे डरने वाली बात तो है ही। और मैं कह रहा हूँ, मैं कहता हूं कि डरने से ज्यादा संभल करके रहना जरूरी है, क्योंकि डर से जीवन नहीं चलता, जीवन संभल कर चलने से चलेगा। देखिए, जीवन के हर मोड़ पर आपको कुछ ना कुछ परेशानियां कहीं ना कहीं खड़ी मिलेंगी। आपको जरूरत है तो सावधान रहने की, सतर्कता बरतने की। आप सतर्क रहेंगे तो जीवन में उतनी दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राजनीति की आपने पीछे बात करी, उसमें क्या क्या बदलाव आने वाले हैं? 2026 शुरुआत में सेंट्रल में कैबिनेट में बदलाव होंगे। अच्छा। निश्चित रूप से आप बदलाव देखने को मिलेंगे। और मुझे कहना नहीं चाहिए, भगवान करे कि मेरी ये भविष्यवाणी गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी बड़े पद पर बैठा कोई नेता शायद हमारे बीच ना रहे 2026 के अंदर। प्रभु ना करे कि मेरी ये भविष्यवाणी सच हो, लेकिन ऐसा मुझे बहुत प्रबल उम्मीदें नजर आती हैं। किस महीने में भी देखने को मिल सकता है ये? इसमें मैं महीना नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास सबकी कुंडली नहीं है और सबकी कुंडली का एनालिसिस संभव भी नहीं है अनमोल जी। बट जहां तक मैंने जनरल, जो बाकी हम ज्योतिष के बहुत सारे प्रारूप हैं उनसे जब हम गणनाएं करते हैं और भारत की कुंडली हम देखते हैं, तो उस समय पर ये सब चीजें नजर आ रही हैं, उभर के आ रही हैं हमारे सामने कि भाई ये सब होने वाला है। कौन से महीने के बाद? इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो मार्च के बाद भारत को पड़ोसियों से भी बहुत सावधान रहना है, चाहे हम बात करें पाकिस्तान की, चाहे हम बात करें बांग्लादेश की, चाहे हम बात करें चाइना की। कहीं ना कहीं से हमें उनसे परेशानियां देखने को मिलेंगी, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय 1% भी नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर दोबारा देखने को मिल सकता है? 100% पाकिस्तान के साथ हमारा दोबारा कुछ न कुछ युद्ध 2026 के अंदर होगा। देखिए, पहले तो पाकिस्तान बाजाने वाला है नहीं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, बिल्कुल। और हम लोग देखते आए हैं उसको हमेशा से। अब तो नालायक बच्चा है, कब तक एग्जैक्टली पिटाई करनी पड़ती है। और बच्चा भी भारत का ही है। हाँ, तो वही। तो बिल्कुल, लेकिन यह है कि भाई एक बच्चे को जब अलग कर दिया तो समय समय पर उसको दिक्कत होती है, तो उसको सांत्वना तो देनी ही पड़ती है। मैं इस वे में अगर कहूँ बिल्कुल। नेगेटिव वे में ना कह करके पॉजिटिव बात हम करेंगे तो Correct। सांत्वना देना जरूरी हो जाता है, लेकिन 2026 में फिर से वो परेशान करेगा। मतलब हालांकि उंगली करने से नहीं बाज आएगा वो, बिल्कुल नहीं बाजेगा किसी भी करेगा, परिस्थिति में नहीं। लेकिन ये भी मैं कह दूं कि भारत को कोई आवश्यकता डरने की नहीं है। भारत बहुत बड़ी शक्ति बन के उभरेगा और 2026 के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी ग्रोथ भारत में देखेंगे। अच्छा, आप देखना भारत मतलब मेड इन इंडिया स्टार्ट होने वाला है, एग्जैक्टली अच्छे लेवल पे। बिल्कुल होने वाला है। अभी भी आप देखो, सेमीकंडक्टर्स की चिप का प्लांट शायद नोएडा में ही कहीं अभी जी, लगा जी, है, जी। और अभी आई थिंक कोई राफेल या कोई मिसाइल का प्लांट अभी योगी जी ने उद्घाटन किया था, जहां तक मुझे याद है, लखनऊ में। मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद कौन सी मिसाइल की वो जी। बात कर रहे थे, ब्रह्मोस का शायद, ओके। जहां तक मुझे याद है। तो हो सकता है गलत हो एग्जैक्ट नाम मिसाइल का, बट जो किया है अभी उन्होंने, तो ये बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं। और भारत की जो महादशा चल रही है इस समय, जी, जी। वो चल रही है मंगल की। अब मंगल की महादशा में निश्चित है कि भारत बहुत स्ट्रांग सैन्य शक्ति बनेगा। ये महादशा 2000 लगभग 33 तक चलने वाली है, 8 सालों की महादशा है। उस समय तक आप देखेंगे कि भारत बहुत ज्यादा, बहुत ग्रोथ भारत की होने वाली है। अगर हम बात करें सैन्य शक्ति के रूप में, एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के भारत उभरेगा। ओके, बिल्कुल। मतलब चीन को टक्कर दे सकता है? देखिए, मेरा पर्पस वो नहीं है कि किसको टक्कर दे सकते हैं नहीं दे सकते, लेकिन ये निश्चित है कि बहुत बड़ी शक्ति, सैन्य शक्ति हम बनेंगे। और जहां तक टक्कर देने का सवाल है, तो आज भी हम कमजोर कहाँ हैं अनमोल जी। इतनी तो शायद किसी देश की अभी भी हिम्मत नहीं है कि भारत को जो पहले हो गया वो उसके तो देखिए गरे हाँ, मुर्दे खाने की तो कोई बात एग्जैक्टली है ही नहीं। है नहीं, वो तो हर एक देश के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ, लेकिन अब शायद उतनी किसी की हिम्मत नहीं है। आंख उठा के कोई नहीं दे सकता। आंख उठा के कोई नहीं देख सकता। तो ये सत्य है कि इतना आसान नहीं होगा, और अगले 6-7 सालों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में उभरेगा भारत। अमेरिका को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अमेरिका के टुकड़े होते मुझे दिखते हैं अमेरिका में कहीं ना कहीं 2026 में। 2026 कहूं या उसके बाद कहूं, 2026 एग्जैक्टली नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत जल्द, अगले कुछ वर्षों में, मैं कुछ समय पहले ही गणना कर रहा था, अगले कुछ वर्षों में अमेरिका टूटेगा, ये निश्चित है। उसके कुछ स्टेट उससे अलग हो जाएंगे। क्या डॉलर का प्राइस भी नीचे आएगा? बिल्कुल आएगा, ऐसी प्रबल उम्मीदें मुझे लगती हैं। और डॉलर की जो एक राजशाही, एक तानाशाही चल रही है, वो भी बहुत कम होगी। उसमें भी बहुत फर्क आप देखेंगे निश्चित रूप से। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ खराब करके जाएंगे। अगर सीधे शब्दों में मैं कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ खराब करके जाने वाले हैं। और मैंने तो पहले ही ये कह दिया था जी, जब वो चुनाव जीते थे, तो मैंने तभी उस समय कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम अमेरिका के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जो निश्चित है। इन्होंने डुबोया है। बिल्कुल। और आप देखते रहिए, अभी शुरुआत हो चुकी है। आप अमेरिका में इस समय महंगाई बहुत बुरे हाल है, क्योंकि हर चीज पे टैक्सेस बढ़ा, अब आप टैक्सेस बढ़ाओगे तो झेलना तो आपकी ही जनता को ही है, निश्चित है। तो वो सब होने वाला है, और आप देखिएगा इनका जो नाम है वो काले अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा अमेरिका के में। और शायद अमेरिकन नहीं चाहेंगे कि उनको दोबारा ऐसा राष्ट्रपति मिले। बिल्कुल। तो इसमें ट्रंप की कुंडली खराब है या अमेरिका की कुंडली खराब है, दोनों का संयोग बन के एक साथ इस समय जो संयोग, देखिए मेरे पास ट्रंप की अमेरिका की एग्जैक्ट कुंडली अवेलेबल नहीं है, जो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड हम मैंडेन एस्ट्रोलॉजी से हम गणनाएं करते हैं, और भी बहुत सारे प्रारूप हैं ज्योतिष के जिनसे हम गणनाएं करते हैं, उन गणनाओं को अगर देखें तो ये स्पष्ट नजारे हमें दिखते हैं। ओके, बिल्कुल। मोदी जी के लिए कैसा रहने वाला है? 2026 मोदी जी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, एक चीज पर मैं जरूर कहूंगा अनमोल जी, मैंने पहले भी कहा था, जिस समय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था, मैंने उसी समय एक प्रेडिक्शन करी थी कि मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस बात पर मैं आज भी अडिग हूं कि उनका तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं होगा। उससे पहले ही उनको, अब क्या कारण रहेगा वो मुझे नहीं पता, भगवान जाने, प्रभु जाने, लेकिन तीसरा कार्यकाल उनका पूरा नहीं होगा। क्या रीजन रहेंगे वो तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। मतलब इसका इशारा मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। मोदी जी का जाना भारत के लिए लॉस है, जो मैं मानता हूं। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछें तो भारत को मोदी जी की बहुत जरूरत है अभी, क्योंकि जो बात हमने कहीं कोई आंख उठा के देख नहीं सकता, एग्जैक्टली वो उन्हीं की वजह से हुआ है, ये सत्य है। तो मैं भी नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसा ज्योतिषीय गणनाएं इशारा कर रही हैं, और ये गणनाएं ऐसी होती हैं कि इनको कोई फेल तो कर नहीं सकता। तो इसमें तो मैं भी और आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो होना है वो होए, वही जो राम रच राखा, जो प्रभु ने रच दिया वो तो हो करके रहेगा, उसको तो दुनिया में कोई नहीं टाल सकता। तो मोदी जी के बाद आपको कौन लगता है कौन आएगा?
मुझे तो प्रबल उम्मीदें लगती हैं कि योगी जी भारत का प्रभार संभालेंगे और बहुत जल्द शायद अगले 2-3 सालों में आपको ये देखने को मिले। ओके सर, पीछे आतंकवाद के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि दुआ से पाकिस्तान जितने भी दुश्मन देश हैं हमारे, सब कोई ना कोई उंगली करेगा, तो जी। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है ये? मैं तो कहता हूँ कि भारत को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र रखनी होगी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे भारत में 2026 में आतंकवादी हमले की आशंका भी नज़र आती है। ओके तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, स्पेशली अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मार्च से और अक्टूबर के बीच में ये कहीं न कहीं हमला हो सकता है, ऐसी प्रबल उम्मीदें हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट मेरा वहाँ तक पहुँचे और भारत की खुफिया एजेंसीज़ को बहुत सतर्कता बरतनी होगी। ओके ऐसे इनपुट्स मिल सकते हैं, ऐसी चीज़ें सामने आ सकती हैं, ऐसी गणनाएँ स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। सर, चांदी के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। आपने देखा दिवाली पे चांदी ने अलग ही रॉकेट पकड़ के, एक तो बिल्कुल। पटाखों वाले रॉकेट चल रहे थे और एक चांदी का रॉकेट अलग चल रहा था। तो 2026 में भी देखने को मिल सकता है कि इसके भी रेट हाई जा रहे हैं। और हाँ, अभी देखो मैंने पहले भी कहा था कि सोना-चांदी थोड़ा-सा डाउन जाकर के फिर उठेगा और अभी आप करंट में जो डेट में आज पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, आज 30 तारीख है, जी 30 अक्टूबर, राइट? जी तो अभी थोड़ा-सा डाउनफॉल है, लेकिन फिर से ऊपर जाएगा और लगभग मार्च 2026 आने तक सोना 140 पार करेगा। ये मैंने लगभग 1 साल पहले बोल दिया था ओके कि सोना लगभग 1,40,000 पार मार्च 2026 तक कर लेगा, लगभग टच कर जाएगा उस लेवल को। जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम ये सब चर्चाएं करते हैं। ओके तो वहां तक आराम से पहुंचेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चांदी भी बढ़ेगी, सोना भी बढ़ेगा। अप डाउन तो जीवन का पार्ट है, रोज कभी रेट डाउन होते हैं कभी हाई, लेकिन ये निश्चित है कि मार्च 2026 तक आप उछाल देखेंगे। अभी जो इन्वेस्टर्स देख रहे हैं बिल्कुल उनको इन्वेस्ट करना चाहिए फिर, मतलब कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उतने में आप बेनिफिट कमा सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आती है। पीछे आपने कहा था कि थोड़ी अपने रिस्क पर करें जी। भाई, सोच समझ कर करें, अपने डिस्क्रिप्शन पर करें। लेकिन हाँ, क्योंकि हर किसी की इंडिविजुअल कुंडली होती है, हर किसी के प्लानेटरी Correct. इंपैक्ट्स अलग होते हैं। कि उसके योग है एग्जैक्टली या तो नहीं मैं तो है। हमेशा कहता हूं कि बिना प्रॉपर कुंडली का एनालिसिस कराए कभी भी इन चीजों में इन्वेस्ट इन चीजों में इन्वेस्ट ना करें। बहुत प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही करें और अपने डिस्क्रिप्शन पर करें। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अभी पीछे आपने कहा कि जो मिडिल क्लास है जी या जो हायर क्लास भी है, थोड़ा सेविंग्स करके रखे, 2026 में बहुत सारी चीजें उठल पुठल हो सकती है। होगी तो अब वो तो करना चाह रहा है सर सेविंग, लेकिन सेविंग्स हो नहीं रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई महंगाई इतनी है, बढ़ गई पैसे है। नहीं बच रहे। तो कैसे करे, कोई उपाय इसके लिए? हाँ, उपायों की बात वैसे तो आजकल बहुत सारे छोटे छोटे उपाय लोग देख जी। ही रहे हैं, लेकिन जनरल मैं बहुत सारी चीज़ों की बात करता हूँ वैसे तो अनमोल, बट कुछ चीज़ों की मैं स्पेशली बात कर लेता हूँ। एक तो कभी भी शॉर्टकट्स मत चूज करिए। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय आपको देखने को मिलेंगे। एक बात मैं व्यूअर्स को बहुत स्पेशली बता दूं भाई, 2 कपूर जलाने से, 2 लौंग जलाने से, 2 तेजपत्ता लेने से या 4 और 2 लिखने से पैसा नहीं आएगा। आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब आपकी मर्जी है कि आपको बेवकूफ बनना है या नहीं बनना है। ज्योतिष ये है ही नहीं। ज्योतिष एक अलग चीज है। ज्योतिष को पढ़ने वाले समझने वाले बहुत कम बचे हैं। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में मैं ही विद्वान हूं, बहुत विद्वान लोग हैं, मुझसे भी विद्वान लोग आपको मिलेंगे अनमोल जी। लेकिन जो ये कर रहे हैं भाई, क्षमा कीजिए, बंद कीजिए ज्योतिष का मजाक बनाना कि रात को 2 कपूर जला दो, करोड़ों के कर्जे माफ हो जाएंगे। रात को 2 लौंग जेब में रख के सो जाओ, सुबह करोड़पति बन जाओगे। अरे क्या बेवकूफी है भाई। अगर ऐसा होता तो दुनिया का सबसे धनी देश भारतवर्ष होता या नहीं होता? बताइए आप मुझे। सर मैं तो कह रहा हूँ किराना स्टोर वाला होता, उसके बाद तो लौंग के भंडार रखे। एग्जैक्टली उसके पास कपूर और लौंग की क्या कमी है? कोई भी ग्रोसरी स्टोर वाला, उसके पास कपूर और लौंग की क्या कमी है? ना तेज पत्ते की कमी है। ग्रीन पेन बेचारा कहीं से अरेंज कर ही लेगा, या रेड पेन, जो भी ये लोग बता। तो ये सब ज्योतिष का मजाक बनाना बंद कीजिए। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। आप लोगों को सचेत रहना है ऐसे लोगों से, ये ध्यान रखिएगा। मत पड़िए इनके चक्करों में भाई। ज्योतिष एक कैलकुलेशन बेस्ड, एस्ट्रोनॉमी बेस्ड साइंस है। वहां कैलकुलेशन का इंपैक्ट होता है, डेटा का इंपैक्ट होता है। उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस कुंडली का बहुत आवश्यक हो जाता है। इन सब शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। दूसरा, जो भी उपाय आप कीजिए वो वैदिक उपायों पर जाइए ना, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। मैं तो कहता हूं आपको पैसा चाहिए, आप पढ़ो, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो, करके देखो 2 महीने, बस कहां से रास्ते खुल जाएंगे पैसा आने के, आप समझ भी नहीं पाएंगे। श्री सूक्त का पाठ करो, आप देखो पैसा कैसे नहीं आता, 100%। लेकिन अब आप ये सोचें कि केवल रात को सोने से पैसा आ जाएगा, नहीं, कर्म आपको करना पड़ेगा भाई, निश्चित है। मैं हमेशा से बोलता हूं, आप कह रहे हैं कि उपाय ना करके मंत्रों पे ध्यान दें और उपाय पूजा करें। उपाय ज्योतिषीय उपाय जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जो हमारे पुराणों में वर्णन है। आपने पीछे का कुंडली एनालिसिस करा के आप उपाय करें, जी। तो हर पर्सन की कुंडली के हिसाब से उसके उपाय होते हैं। बेहतर तो वही रहता है, लेकिन अगर जनरल उपाय आपको करने हैं, जब तक आप कुंडली एनालिसिस नहीं करा रहे, तो शास्त्रवत उपाय करें, ओके, जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है। ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो भाई, ये ज्योतिष है ही नहीं, इससे किसी को लाभ नहीं होना। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुझे 10 लोग दिखा दो जिन्होंने 2 रात को कपूर रख के जो जेब में सोए हुए हैं, जलाया हुए, जो भी वो बताते हैं, मैं तो पूरी रील सुनता भी नहीं भाई।
तो कोई कितने लोग करोड़पति बने बता दो आप मुझे। अनमोल जी अगर ऐसा होता तो मेरा आप बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहे होते यहाँ, जाते बाहर कपूर और लौंग ढूंढ रहे होते हम लोग। सर माँ तो मोटी भी यही कि सही सही बात व्यूअर्स तक पहुंचे। एग्जैक्टली होना भी वही चाहिए। मेरा भी मोटो यही रहता है कि सही बात लोगों को पता चले। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के नाम पे जो पाखंड, जो ढोंग चल रहा है, उससे लोगों को सचेत करना है कि भाई ये ज्योतिष नहीं है, ये बेवकूफ बनाया जा रहा है आपका, मत बनिए प्लीज। तो फिर क्या करें? मैं बहुत इजी लैंग्वेज में, अगर किसी के पास पैसे नहीं टिक रहे हैं तो वो क्या करे? आपको पैसा ही चाहिए, पैसा ही कमाना है तो ये कर लो भाई। आप थोड़ी सी खीर बना लो शाम के समय, दूध और चावल की, हो सके तो जरा सा केसर डाल देना, अगर संभव हो, नहीं संभव हो तो वो भी छोड़ देना। ठीक है। बहुत लोग कहेंगे जी केसर भी हमारे बजट से बाहर है, तो वो भी छोड़ देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप खीर बनाओ शाम के समय, माँ लक्ष्मी को देसी घी की, शुद्ध देसी घी की जोत घर के मंदिर में जलाओ, वहां बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करो और उस खीर का भोग मां लक्ष्मी को लगाओ। बाकी प्रसाद के रूप में घर में ग्रहण कर लो, बाहर चाहो बाहर भी बांट सकते हो। मतलब खीर का दीपक जलाएं? खीर का नहीं, घी का दीपक जलाना है भाई। अच्छा। खीर का भोग लगाना है मां लक्ष्मी को, बिल्कुल वो करना शुरू करो। साथ में रोज श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करो। आप देखो पैसा कैसे नहीं आता, पैसा बरसेगा मैं तो कहता हूं, लेकिन उसके साथ कर्म करना पड़ेगा भाई। मैं हमेशा कहता हूं के चलना तो पड़ेगा, बिल्कुल। 50% हमारे कर्म और 50% हमारे ग्रह नक्षत्र, दोनों मिलकर के हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। अगर कोई ये कहे कि केवल उपाय करने से पैसा आ रहा है, तो समझ लेना कि आपको फिर बहकाया जा रहा है भाई। केवल उपाय करने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे आप आजकल देख रहे हैं, मैं तो इनफैक्ट क्षमा कीजिएगा, आप कहते हैं कि या बहुत लोग कहते हैं कि आप ज्यादा अगेंस्ट चले जाते हैं, लेकिन मैं सत्यता के साथ हूं। बहुत सारी चीजें मैं सुनता रहता हूं, ये बोल लो, वो बोल लो, ये स्विच वर्ड। अरे क्या होता है स्विच वर्ड? कहां है हमारे शास्त्रों में वर्णन का? बताइए मुझे। मैं सनातन को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं अपने शास्त्रों को मानूंगा। कल को आप कहने लगे मैं इटली गया था और वहां से कुछ स्विच करके इंपोर्ट्स करके स्विच वर्ड्स ले आया, माफ कीजिएगा इंपोर्ट करके, तो मैं उसको मान लूं। परसों आप जर्मनी जाएंगे कुछ नया ले आएंगे, फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे फिर वहां से कुछ नया ले आएंगे। अरे भाई क्षमा कीजिए, बंद करिए लोगों को बेवकूफ बनाना, बंद कीजिए ढोंग और पाखंड। सर चलिए सर, ये तो बंद होंगे या नहीं होंगे ये तो अलग चीज हो गई। अभी जो हम कर रहे हैं, व्यूअर्स इस समय ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम विश्वास करें तो किस पे करें, क्योंकि एक तरफ हर चीज बताई भी जा रही है, एक तरफ आप बता रहे हैं, और वो करना दोनों चारा नहीं करता, कुछ भी नहीं है जो चीज है। तो ऐसे में इसको मैं कहूँगा ओवर थिंकिंग हो रही है। अगर किसी व्यूअर को ओवर थिंकिंग हो रही है तो कैसे कंट्रोल करें? मैं स्पष्ट बता देता हूँ। पहले तो कैसे भरोसा करें, जो आपने प्रश्न पूछा, किस पर करें, किस पे करें? क्योंकि किसी भी ऐसे ज्योतिष पर, दूसरी वीडियो में नया जोश है। बिल्कुल सही बात है आपकी। मतलब मैं किसी को डिनाई नहीं करूं, बट जो चीज है वो है, वो सत्य है। किसी भी ऐसे ज्योतिष को आप भरोसा करें, मैं नहीं कहता मुझे ही करो, किसी को भी करो, किसी ऐसे ज्योतिष को भरोसा करो जो शास्त्रीय बात करता हो, शास्त्रवत बात करता हो, जो वैदिक ज्योतिष की बात करता हो, जो शॉर्टकट्स की बात ना करता हो, जो आपको 2 दिन में करोड़पति अरबपति ना बनाता हो, जो 2 दिन में धनवर्षा न कराता हो, उन पर आप भरोसा कीजिए भाई। ये संभव ही नहीं है। आप खुद सोचिए। अच्छा, जब आप किसी पर भी भरोसा करते हैं तो विचार कीजिए प्रैक्टिकली क्या ये संभव है या नहीं। आपको खुद समझ में आ जाए। 2 दिन में तो है ही नहीं सर। एग्जैक्टली संभव नहीं है। तो बस आप समझ जाइए अगर 2 दिन कि आपको किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं करना। मैं किसी का नाम नहीं लेता। अगर 2 दिन में ही संभव होता तो फिर कर्म तो हम 2 दिन ही करते ना, 28 दिन तो हम, मतलब जो हमें करना हम वही करते। एग्जैक्टली। अगर इंसान डर क्यों रहा है आज के टाइम में? कर्म की वजह से डरता है, बस एक सच्चाई है। भगवान के पास जाके कर्म ही गिने जाएंगे। सच्चाई है। जो चित्रगुप्त जी निकाल के दे देंगे। मैं तो कहता हूँ भाई, करके आए जी ये। मैं तो कहता हूँ हम पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगने के लिए हमें मानव जन्म मिला, और इस जन्म को तो हम भोग रहे हैं। अब अगर फिर से ऐसे कर्म करोगे तो फिर कब भोगोगे? यही करते रहना है क्या? बिल्कुल नहीं। खत्म हो, जन्म मरण का छुटकारा आप मिल जाए, उससे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हो, या आखिरी जन्म हो। मैं तो प्रभु से यही कहता हूँ, इसके बाद जन्म मिले ही ना। तो उसके लिए ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। उसके लिए ओवर थिंकिंग क्यों है? क्योंकि उनको तरह तरह की चीजें बताई जा रही हैं, लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कहा लोगों को ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है? देखिए, ओवर थिंकिंग के लिए मेनली जो कुंडली में रिस्पॉन्सिबल होता है वो चंद्र ग्रह होता है हमारी कुंडली में। ठीक है। चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित है या कहीं भी ऐसी जगह बैठा हुआ है कि जहां उसकी पोजीशन बहुत अच्छी कुंडली में नहीं है, जन्म कुंडली में, वो कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी समस्याएं देगा। तो मैं कहता हूं चंद्रमा को अपने को स्ट्रॉन्ग कर लो, या तो किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लो, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराओ। अगर नहीं संभव है तो मैं तो सबसे बड़े इतने इजी उपाय लोगों को बताता हूँ अनमोल जी, और बड़ी प्रैक्टिकल बात मैं करता हूँ। घर में आपकी माँ आपकी चंद्रमा है, आप अपनी मम्मा से अपने रिश्ते सुधार लो ना, उनका चरण छू के रोज सुबह आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, आपका चंद्रमा खुद ही अच्छा हो जाएगा भाई। बस करना तो शुरू करो। लोग कहते हैं हमारा सूर्य खराब है, अपने पिता के चरण छू के आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, या पिता तुल्य व्यक्तियों के, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। बहनों से रिश्ते अच्छे कर लो, फुआओं से, जो आपकी बुआ फूफा होते हैं उनसे रिश्ते अच्छे कर लो, आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। ये सब चीजें हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमें ये सब भी नहीं करना।
हमें करना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ एग्जैक्टली मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये बात मैंने कई जगह कही, करना कुछ नहीं है, मिलना सब है, चाहिए। सब चाहिए। भाई ऐसा नहीं संभव है, करना पड़ेगा, बिना कर्म के कभी कुछ नहीं मिलता, ये ध्यान रखिए। और कोई भी ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक आपका भाग्य नहीं बदल सकता, ये डेफिनेट है, ये नोट कर लो आप। आपको खुद भाग्य बदलना सुधार तो पड़ेगा। सकता है। मैं उसका भी बता रहा हूं, आप अपना भाग्य केवल खुद बदल सकते हैं। आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए, और जो वो उपाय अगर वो शास्त्रवत हैं आप उनको फॉलो कीजिए, आपका भाग्य बदलेगा। लेकिन फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा। शास्त्र के उपाय जो बताएंगे जी, वो कितने दिन में अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं? मैं तो कहता हूँ 3 से 6 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं। अच्छा। कई लोगों को तो 1-1 महीने के अंदर रिजल्ट आए हैं। मेरे पास हजारों ऐसी कुंडलियां हैं, और मैं बात नहीं करता, आइए मैं डेटा दिखाता हूं, जिसको जरूरत हो आ जाइए मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है। हजारों ऐसी कुंडलियां मेरे पास हैं, जो लोग मेरे पास आए, नौकरी की समस्या थी, बिजनेस की समस्या थी, उनको महीने 1.5 महीने में रिजल्ट्स मिले हैं, और मिरेकल रिजल्ट्स मिले हैं। क्या समस्या आती है सबसे ज्यादा आपके पास, अगर ऐसा कंसल्ट करते हैं? जी, अगर कोई बिजनेसमैन कंसल्ट कर रहा है, मतलब अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, नहीं कई बार देखते हुए उनके माइंड में क्लिक नहीं होता है कि हमारे साथ ये समस्या चल रही है, तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके पास तो आप डेली की, मैं कह रहा हूँ 10 से 15 कुंडलियां आप डेली देखते होंगे आराम से। ऑलमोस्ट क्योंकि अगर टाइम लिमिट को हम देख के चलें, अगर 1 ऑलमोस्ट घंटा भी आप एक कुंडली पे दे रहे हैं तो, ऑलमोस्ट 10 है कुंडली ना? के आसपास। तो क्या मोस्ट कॉमन जो एक क्वेश्चन आता है वो आपके पास क्या आता है? सबसे ज्यादा जो इस समय अनमोल जी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से, वो 2 क्वेश्चन है। एक तो जॉब या बिजनेस, दूसरा रिलेशनशिप। इंडिया इन 3 चीजों से परेशान चल रहा है। इन 3 चीजों से बहुत परेशानी है, क्योंकि देखो जॉब और बिजनेस नहीं है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस हिल जाता है, बिल्कुल। और रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो वो घर में कलह का कारण बनता है भाई। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल पूरा इंसान की इनर पीस हिल जाती है। बिल्कुल। तो ये 2 क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। ओके। अच्छा, इन दोनों को ही लेके मैं व्यूअर्स को कुछ हाँ। बता देता हूँ। अगर किसी भी कंडीशन में आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में कोई दिक्कत है, पहले तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई कुंडली मिला के शादी करो प्रॉपर। और कुंडली मिलान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इंटरनेट पे गए और आपने गुण मिला लिया और कुंडली मिल गई, भैया वो नहीं है कुंडली मिलान। वो कुंडली मिलान का एक पार्ट है अनमोल जी, कुंडली मिलान। सर जैसे इसमें तो मैं एक बात कहूंगा, जी, एक कहावत है ना, घर घर डॉक्टर और घर घर जोशी। सच्चाई है। लेकिन आपने ये भी कहावत सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान। बिल्कुल। हाँ, तो भाई अनपढ़ ज्योतिष या अनपढ़ डॉक्टर से आप मिलोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। स्पेशलाइज जिसने कर रखा है उसके पास एग्जैक्टली, जाओ, उसके पास जाओ। एक टुकड़ा भर पैसा लगेगा लेकिन अपना नुकसान करने से बच जाओगे आप। और कई बार ऐसे उपाय ऑनलाइन पढ़ के हमारे पास इतने क्वेश्चन आते हैं, मतलब थोड़ा सा मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, आपको रोक रहा हूँ सॉरी, कि सर हमने ये कर लिया, हमने आपका ये पॉडकास्ट देखा था, उसमें ये उपाय बताया है, हम कर लेंगे। मैं सीधा कहता हूँ कि आप कंसल्ट कर लो, आप ऐसे मत करो। मतलब आपने जो बताया था पीछे कि हर कुंडली के हिसाब से हर जने के लिए उपाय होते हैं, वो होते हैं, और आप भी मतलब कर लो, मतलब अपने आप से मत कर लो, किसी जो आपको समझ आए उनके पास जाके कर लो। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए कुछ उपाय जो जनरल पूजा पाठ हमारी है वो कोई भी कर सकता है। अच्छा, बहुत लोग तो अभी आपने ये भी सुना होगा, बहुत कहते हैं हनुमान चालीसा महिलाएं नहीं पढ़ सकती, बहुत लोग कहते हैं हनुमान महिलाएं शिवलिंग को नहीं छू सकती। इसमें आने वाला था मैं, चलिए आप पहले ले अच्छा आइए। ठीक है। बहुत लोग कहते हैं ये वाली पूजा ये वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरे पास कई लोग आते हैं, गुरुजी मैंने 3-4 ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई, उन्होंने बताया कि आप हनुमान चालीसा मत पढ़ लेना गलती से भी। मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है हनुमान जी से ऐसी, या हनुमान जी की कौन सी आपसे दुश्मनी है? अरे वो तो प्रभु हैं, वो दाता है। भगवान कभी हमारा बुरा, भगवान अपने बच्चों का बुरा कभी सोच सकते हैं? सोचिए, लॉजिकल बात, मैं तो इसलिए लॉजिकल बात करता हूं कि कभी भगवान हमारा बुरा चाहेंगे ही नहीं, वो तो प्रभु हैं। तो आप उनकी आराधना करो और वो खुश ना हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? रावण जैसा व्यक्ति जो महादेव को प्रसन्न कर लेता है और इतने सारे वरदान पा लेता है, जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेता है और ये वरदान पा लेता है कि उसका जो विमान था पुष्पक विमान, वो कभी खराब नहीं होगा, ये उसको वरदान था। बिल्कुल। आपको पता है पुष्पक विमान आज भी मौजूद है पृथ्वी पर। ओके। जी, पुष्पक विमान आज भी एज इट इज मौजूद है, ना उसको जंग लगा है ना कुछ है। कहाँ पे है सर? लगभग अफगानिस्तान की पहाड़ियों में, बाकी उस पर रिसर्च चल रही है अभी, लेकिन लगभग वहां जो शास्त्रों के हिसाब से लोकेशन मिलती है वो वहीं की मिलती है। ओके। तो जो रावण जैसा व्यक्ति अगर ये वरदान पा सकता है, महादेव को खुश कर सकता है, तो हम तो बहुत अच्छे हैं भाई। समझिए आप, कितने सारे राक्षसों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, महिषासुर का वध माँ ने किया था, और कितने सारे ऐसे वर्णन है। वो कैसे स्ट्रांग बने? भगवान को खुश किया, वरदान पाया, तभी स्ट्रांग बने ना। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? दूसरी चीज, किसी का बुरा भी नहीं कर रहे हम एग्जैक्टली मैं तो हमेशा कहता हूं कभी किसी का बुरा मत करो। अनमोल जी एक चीज ध्यान रखना, व्यूअर से भी मैं कहता हूं भाई,
आप किसी का बुरा करके क्षणिक सुख पा सकते हो सकता है कुछ मिनट की, कुछ घंटे की, कुछ दिनों की, कुछ सप्ताह की, महीने की खुशी आपको मिल जाए, वो लौट लेकिन के यही भोग के आएगा। जाना है इसी जन्म में, और बहुत स्ट्रांगली भोग के जाना है, और 10 गुना भोग के जाना है। कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, अच्छा करो तो अच्छा ही इन रिटर्न मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा भाई। अभी आपसे बात करते ना, आपकी बातों में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीछे हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं अभी। बताएं। जो आपने बताया कि एक तो पैसों की बिजनेस या जॉब या रिलेशनशिप, इनको बिल्कुल। कैसे हल करें, क्योंकि इस वाली जो भी हमने लास्ट बात बोली, इससे मेरे पास क्वेश्चन है एक। चलिए तो मैं उस पे बजाऊंगा। पहले हम इन दो की बात हाँ। कर लेते हैं। अगर बिजनेस आप कर रहे हैं, मैं फिर से कहता हूं अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस किसी अच्छे ज्योतिष से कराओ। ओके। बिजनेस के लिए कुंडली के कुछ भाव और कुछ ग्रह स्पेसिफिकली जिम्मेदार होते हैं। जब तक उनकी पोजीशन नहीं अच्छी होगी तो तब तक आपको दिक्कतें रहेंगी। ऐसे केस में हम स्ट्रांगली कई बार मना कर देते हैं कि ये व्यक्ति बिजनेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि योग ही नहीं है भाई उसकी कुंडली में। जॉब में दिक्कत आ रही तो कोई ना कोई दशा, कोई गोचर, कोई अंतरदशा, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा, और उसका उपाय संभव है। अगर कोई ये कहे कि ज्योतिष से कोई उपाय संभव नहीं है तो ये भी गलत है। 100% ज्योतिष से आपका जीवन सुधारा जा सकता है, लेकिन फिर मैं कहता हूं सुधारना आपको ही पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। हाँ, आपको कर्म करना पड़ेगा, सुधारना आपको ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो उपाय बताए जाते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वो उपाय शास्त्रवत होने चाहिए। दूसरा आपने कहा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में एक बात बहुत स्ट्रांगली मैं कह देता हूं, अगर आपके रिलेशनशिप में भगवान न करे किसी के साथ दिक्कत हो, लेकिन अगर शुरू हो चुकी है तो तुरंत जाइए किसी अच्छे ज्योतिष के पास, अपनी दोनों पति पत्नी की कुंडली वहां दिखाइए, उसके बाद ही समाधान ढूंढिए, वरना मत ढूंढिए। शॉर्टकट में मत पड़िए, वरना आप अपने रिश्ते को खराब कर लेंगे। चलिए, कोई तो फायदा ये नहीं तो होगा। हस्बैंड वाइफ की बात हो गई। बिल्कुल। एक जेन ज़ी जनरेशन के लिए भी क्वेश्चन हाँ कि भाई आज जेनजी को कैसे भूल सकते हैं भाई कैसे हम? बोल सकते हैं कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने हैं, कल दूसरा बॉयफ्रेंड भी सामने आके खड़ा हो रहा है। तो इनके इतने मल्टीपल रिलेशनशिप क्यों हो रहे हैं? और 2026 को भी जोड़ना चाहूंगा, उसमें भी हमें क्या देखने को मिल सकता है जेन ज़ी के रिलेटेड? देखो अनमोल जी, मैं एक चीज कहूं आपसे, आपने 2026 की बात करी, क्या मिल सकता है, तो जेनजी का कोई ना कोई आंदोलन उभरेगा, ये डेफिनेट है। यूथ उतरेगा सड़कों पर, ये 2026 में होना निश्चित है। सही मांग के लिए, गलत मांग के लिए? देखिए मांग क्या होंगी वो ज्योतिष डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन हमें उतरेगा। तो उतरेगा। हमें जो ग्रह और गणनाएं इशारा कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि कोई ना कोई उग्र आंदोलन हो सकता है। ओके। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरी बात आपने करी रिश्तों की, देखिए मल्टीपल रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खराबी कहूंगा, अच्छा तो मैं इसको कह नहीं बिल्कुल। सकता, मैं क्या कोई भी नहीं कहेगा हमारी भाई, संस्कृति में नहीं माना हमारी जाता। संस्कृति में नहीं है। बाकी मैं व्यूअर्स के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भाई जिसको जैसे अपना जीवन जीना है, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, आप जिए। मैं उसमें कोई इंटरफेयर करने वाला होता भी नहीं हूं, और आप भी नहीं होते, हम दोनों ही नहीं होते। तो वो उनकी अपनी लाइफ है, उस पर ज्यादा कमेंट करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा, क्योंकि सबको संविधान ने यह अधिकार दिया है कि उनको अपना जीवन कैसे जीना है। तो हम शायद उस पर ना ही बात करें तो बेहतर है अनमोल जी, जो मुझे लगता है। चलिए फिर हस्बैंड वाइफ पे वापस आते हैं। हाँ 2025 में देखने को मिला, किसी का पति किसी की पत्नी, कोई फ्रिज में मिल रहा है, कोई ड्रम में मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है। तो 2026 में भी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं? 100% आप देखेंगे। मैंने कहा ना 2083 संवत्सर आ रहा है जिसका नाम ही रौद्र है। ये बढ़ेगा, ये घटना नहीं है 2026 में। ओके। ये सब बढ़ने वाला है, और विकराल रूप आप देखेंगे। आप आने तो दीजिए, शुरुआत होने दीजिए 2026 की, हम भी यहीं आप भी यहीं, आप और ज्यादा विकराल रूप देखेंगे। ग्रहों की जो गणनाएं हैं वो बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही हैं कि 2026 आसानी से निकलने वाला नहीं है। मार्च 2027 तक बहुत संभल कर रहिएगा भैया, सबको सचेत कर रहा हूं। जॉब बिजनेस अगर कोई चेंजेस आप करना चाह रहे हैं तो बिना किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के बिल्कुल मत करना। ओके। चलिए, तो फाइनेंशियल और रिलेशनशिप की बात रही। अगर कोई फैमिली प्लान कर रहा है, प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है कि भाई हमें अपना परिवार बढ़ाना चाहिए, तो उसके लिए प्लान करना सही रहेगा? देखिए जिसको जब दुनिया में आना है, जीवन और मरण ये दोनों महादेव के हाथ में है। बिल्कुल। हम और आप न किसी का जन्म कर सकते हैं, न किसी का मरण कर सकते हैं, प्रभु जाने। तो जिसको जब दुनिया में आना है ये आएगा, उसको हम और आप नहीं रोक सकते। अगर उसका आना लिखा है कि वो 2026 में आना है तो आना है, इसलिए आप अपनी जिंदगी जिए। मैं व्यूअर्स से भी कहूंगा अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो बिल्कुल करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। अपना ध्यान रखें। देखिए फैमिली प्लानिंग के पीछे भी बहुत सारी बातें ज्योतिष में पढ़ने को मिलती हैं अनमोल जी, मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूं, और बड़ी साइंटिफिक बातों की मैं चर्चा करूंगा, कोई इलॉजिकल बात नहीं करूंगा। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मैं बात करने वाला हूं। जब भी आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जब कंसीविंग हो जाती है तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, हर मंथ में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हमारी बॉडी में भी, और जो बच्चा हमारे अंदर, एक माता के अंदर, एक महिला के अंदर पल रहा है, पनप रहा है, उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। उसी को अगर हम ध्यान में रखें और उस समय उन ग्रहों के उपाय किए जाएं
तो बच्चा यशस्वी भी होगा, दीर्घायु भी होगा। वो मैं अभी समझाता हूँ ग्रहों कि के कैसे। उपाय मतलब थोड़ा सा बिल्कुल बता इसको, देता हूँ मैं हाँ, आपको, ये बिल्कुल। बड़ा हाँ, अलग पॉइंट आया है, मैंने पहली बार सुना है ये। प्रेगनेंसी का हर मंथ शुरू से लेकर के 9th मंथ तक किसी न किसी प्लैनेट से रूल होता है, ओके, और ये सब कुछ शास्त्रों में वर्णन है। ठीक। आज दुनिया आयुर्वेद की तरफ जा रही है अनमोल जी। सोचो आयुर्वेद की शुरुआत कब हुई थी? महर्षि चरक ने, उनसे पहले और बहुत सारे वर्णन, बहुत सारे हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो हम तो पहले से ही बहुत संपन्न देश थे, सही बात। हमें जरूरत है तो उसी तरफ वापस आने की। मैं प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे थे, मैं एक बहुत साइंटिफिक चीज बता देता हूँ। पहला जो महीना होता है, वहां पहले महीने में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे का सबसे पहले हार्ट करेक्ट और उसकी धड़कन बनती है। ये साइंटिफिकली सही है। जी। तो वो जो उसको जो रूल करता है वो शुक्र करता है। बच्चे सबसे ज्यादा उस समय शुक्र से प्रभावित होता है। मैं कहता हूं कि कोई भी माँ जो एक चाहती है कि उनका बच्चा बहुत यशस्वी हो, दीर्घायु हो, बुद्धिमान हो, तेज हो, उसके चेहरे पर उसकी आभा हो एक अच्छी, क्या करना है? पहले महीने में शुक्र को अच्छा कर लो। मंदिर की साफ सफाई रखो, माँ लक्ष्मी की आराधना करो। ये जितना करोगे उतना आप देखोगे कि बच्चे के अंदर जो पहले महीने का शुक्र का प्रभाव है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। दूसरे महीने की अगर मैं बात करूं तो मंगल का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय बच्चे की जो संरचना है, जो बॉडी का ढांचा है, वो बन रहा होता है। ओके, तो उसको मंगल प्रभावित करता है, वहां मंगल की आवश्यकता है। तो दूसरे महीने में हनुमान जी की आराधना करो, रामायण जी का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। आप देखो आपका बच्चा जो होगा वो बीमार नहीं होगा आसानी से, उसका इम्यून सिस्टम बड़ा तकड़ा होगा, उसकी बॉडी बहुत अच्छी होगी, उसकी फिजिक बहुत अच्छी होगी। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में बृहस्पति को बहुत मजबूत करना है, क्योंकि उस समय बच्चे के अंदर उसका जो माइंड है वो डेवलप हो रहा होता है, और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। अगर आप तीसरे महीने में जितना हो सके मां सरस्वती की आराधना करो, गुरुवार के आप जो केले का वृक्ष है वहां दूध चढ़ाओ, एक चुटकी हल्दी नहाने के पानी में डाल करके नहाओ, आप ये सब करना शुरू करो। देखो आपके बच्चे का दिमाग कितना तेज होगा, वो बहुत ज्ञानी पैदा होगा बच्चा। और ये सब मैं बहुत साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी के 4th मंथ की मैं बात करूं तो उस समय सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे का जो माइंड है वो प्रॉपर डेवलपिंग की तरफ चल रहा होता है, विकसित होने की तरफ चल रहा होता है। तो वहां पर अगर सूर्य अच्छा बच्चे का होगा तो उसकी कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रांग होंगी, उसका जो ब्रेन पावर है बहुत स्ट्रांग होगी, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। उस समय आप सूर्यदेव की आराधना करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, आपके पिता या पिता की उम्र के व्यक्ति हैं, तो उनका चरण छू करके आशीर्वाद लें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, थोड़ा बहुत धूप में जरूर बैठें। तो ये सब बहुत साइंटिफिक चीजें हैं। अगर इनको कोई फॉलो करे तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। और आज भी हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है हमारा बच्चा कैसा हो, राम जैसा हो, हमारा बच्चा कैसा हो, कृष्ण जी जैसा हो, लेकिन करना हमें उसके लिए कुछ नहीं है। तो भाई मेरा माताओं से, सभी से, बहनों से निवेदन है कि छोटी छोटी चीजें करना शुरू करो। हर मंथ के साथ चीजें करेंगे तो हर गुण उसके अंदर जाएगा। निश्चित रूप से आज भी संभव है कि आपका बच्चा बहुत यशस्वी, बहुत ज्ञानी, बहुत एक सुंदर आभा वाला और सुंदर पर्सनैलिटी वाला बच्चा पैदा हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब कुछ साइंस है। और मैं तो कहता हूं ज्योतिष कोई जादू है ही नहीं भाई। ज्योतिष एक साइंस है, साइंस थी, साइंस रहेगी। ज्योतिष में कभी संभव नहीं है फूंक मार दो उसका भाग्य बदल जाएगा, आशीर्वाद दे दो उसका संकट कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये साइंस है तो उसको साइंस की तरह ही हमें लेना है, ठीक है। प्रेगनेंसी के 5th मंथ की हम बात करें तो वहां पर बच्चे के अंदर इमोशंस धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ब्रेन तो डेवलप हो ही रहा होता है, धीरे धीरे इमोशंस डेवलप होते हैं। वो समझता है बच्चा उस समय, बिल्कुल उसका नेचर आता है। तो उस समय हमें चंद्रमा को मजबूत करने की बहुत जरूरत है। अगर उस समय चंद्रमा मजबूत होगा तो बच्चा भावात्मक रूप से बहुत मजबूत रहेगा, वो इमोशनली वीक नहीं होगा, उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब टेंशन, ये समस्याएं आएंगी ही नहीं। उस समय आप अपने चंद्रमा को थोड़ा बहुत चंद्रमा की रोशनी में जरूर घूमें। डॉक्टर उस समय सलाह भी देते हैं थोड़ा थोड़ा वॉक करने की, चाहे धीरे ही करें, डॉक्टर की सलाह से करें, लेकिन मून लाइट में वॉक कर रहे हैं आप, कोशिश करें। आपकी माँ या माँ की उम्र से बड़ी महिलाएं हैं तो उनके चरण छू करके आशीर्वाद लें। भगवान शिव को जल अर्पण उस समय आप करें। तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, उसका प्रभाव बच्चे पर आप देखेंगे। मैं कहता हूं अभी भी जो महिलाएं, जो माताएं बहनें प्रेगनेंसी में है, किसी भी मंथ में उसी मंथ से उपाय करना शुरू करिए। मैं गारंटी के साथ कह के जा रहा हूं, जिस जिस महीने में जो जो उपाय करोगे वो प्रभाव आप अपने बच्चे के अंदर देखोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। प्रेगनेंसी के 6th मंथ की बात करें तो जो छठा महीना होता है वो बच्चे को कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें तो उसका विकास, उसका डेवलपमेंट जो होना शुरू होता है, और कहीं ना कहीं
उसकी बहुत संरचना जो होती है उसको सुनिश्चित करता है। ओके उस समय हमें आवश्यकता है अपने शनि को मजबूत करने की। ओके अगर शनि मजबूत होंगे तो वो सब चीजें अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगी। कैसे मजबूत करना है शनि को? उस समय अगर संभव हो सके तो शनिदेव को आप उनकी आराधना कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। पीपल के वृक्ष में जल चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छा है। नहीं चढ़ा सकते तो कच्चे दूध में 2 चुटकी काले तिल डालो और शिवलिंग पर चढ़ा दो, बस इतना कर सकते हो। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करो और हनुमान चालीसा तो मैं कहता हूँ पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक कंटिन्यू पढ़ना है। अगर आप ये भी करते रहेंगे तो भी आपका बच्चा यशस्वी होगा, दीर्घायु होगा, कोई समस्या आएगी ही नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल प्रेगनेंसी के 7th मंथ की मैं बात करूं तो उस समय बुध ग्रह को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ओके क्योंकि उस समय जो बुद्धि है बच्चे की वो प्रॉपर डेवलपिंग मोड में आ जाती है और बहुत अच्छे से बच्चा उस समय सोचने समझने की शक्ति उसकी विकास कर रही होती है। बहुत सारी उसके अंदर एक कला भगवान, एनर्जीज आ रही एक एनर्जीज बुद्ध की आ रही होती हैं, एक कला उसके अंदर डेवलप हो रही होती है प्रॉपर बच्चा बनने की तरफ। 7वें महीने से बच्चा शुरू हो जाता है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। तो उस समय आप बुद्ध को अच्छा करो, जितना हो सके गणपति जी की आराधना करो, गाय को हरा चारा खिलाओ, ये सब छोटी छोटी चीजें करो। जितना हो सके आप ओम गंग गणपति नमः का जाप करो, आप देखो कि आपका बच्चा कितना बुद्धिमान पैदा होगा। बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी। ये सब बस फॉलो कर रहे हैं और बहुत छोटी चीजें, मैं बड़ी चीजों की बात कभी करता ही नहीं अनमोल जी। वैदिक है सर, मंत्र है। बिल्कुल। प्रेगनेंसी के 8th मंथ की हम बात करें तो लगभग बच्चे का जो शरीर है वो बन चुका होता है। ओके अब जरूरत है उसको डेवलपमेंट की, केवल उसको आगे, क्योंकि जो भी उसका संरचना बन गई है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो। आपने देखा भी होगा 7th मंथ के बाद केवल बच्चा ग्रो करता है, ऑलमोस्ट उसके बॉडी के सारे पार्ट, सारे ऑर्गन्स, सब कुछ एग्जैक्टली सबसे नाजुक महीना होता है 8th और 9th। तो वहां मैं अगर बात करूं तो मैं चाहूंगा कि वो बच्चा दीर्घायु हो, उसकी उम्र अच्छी हो, वो बच्चा बुद्धिमान हो, वो बच्चा शरीर से अच्छा हो। इसलिए क्या करना है उस समय 8वें महीने में अपने इष्ट देव की आराधना करें। जो भी आपके इष्ट देव है, आप हनुमान जी को मानते हैं उनकी आराधना करें, आप माता रानी को मानते हैं उनकी आराधना करें, आप किसी भी भगवान को, देखिए जो आपके इष्ट है उनकी आराधना करें तो आप उनका साक्षात आशीर्वाद मिल जाएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं अनमोल जी कि आजकल 9th मंथ तक प्रेगनेंसी जाए, जैसा हम देख रहे हैं आज के इस युग में। लेकिन हाँ, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। लेकिन यदि 9th मंथ में आप प्रवेश कर रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और 9वें महीने में आप अपने चंद्रमा को मजबूत कर लो, दोबारा से फिर से मजबूत कर लो। उस समय बच्चे के अंदर जो इमोशंस, जो भाव आ जाए, क्योंकि देखिए ब्रेन और हार्ट दोनों डेवलप हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब इमोशंस को हमें स्ट्रांग करना है फिर से। साइंटिफिकली समझिए, धैर्य शक्ति लानी है, धैर्य शक्ति लानी है, ठहराव लाना है जीवन में, उसकी सोचने की शक्ति, उसकी समझने की शक्ति, उसकी बोलने की शक्ति, इन सबको हमें स्ट्रांग करना है। तो इस समय आप चंद्रमा का उपाय करो, जो मैंने पहले बताया वही सब कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ तो थ्रू आउट करना है, 1st मंथ से 9 मंथ तक। रामायण जी का पाठ थ्रू आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज भी चाहते हो ना बच्चा राम जी जैसा हो, कृष्ण जी जैसा हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और रामायण जी का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, ये आप कंटिन्यू करते रहेगा। और 9th मंथ में आप जितना हो सके उतना भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव का जलाभिषेक। यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल मंथ्स होते हैं तो आप घर पर ही करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर पर ही एक छोटा सा शिवलिंग ले आओ, जो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो आप अपने घर में रखो, उसी का अभिषेक करो, जितना कर सकते हो, जैसे कर सकते हो। कुछ महिलाएं इस समय पर बैठ नहीं पाती हैं, ओके मैं समझ सकता हूं, बड़ा बहुत क्रिटिकल मंथ होते, तो आप, भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं। बहुत सारे लोग बोले खड़े होकर भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल करो, क्योंकि प्रभु भी तो समझते हैं, उन्होंने ही हमें इस लायक बनाया है कि खड़े होकर कर सके। बिल्कुल करो, कोई परेशानी नहीं है। 1% भी आप भगवान का अभिषेक करो, आपका भाव सच्चा होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं अनमोल जी, कुछ मत करो, केवल अपने भाव से भगवान के भाव को मिला लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, खेल ही भाव का है। बिल्कुल। अभी आपने पीछे कहा कि शिवलिंग घर पे रखें, लेकिन ज्यादा बड़ा ना रखें। हाँ, मतलब इसके पीछे क्या, ज्यादा बड़ा क्यों नहीं रखना चाहिए? घर में जो शिवलिंग होना चाहिए वो आपके अंगूठे के इस वाले हिस्से से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके जो शिवलिंग का हिस्सा है, जो नीचे हस्तकमल है वो बड़ा हो सकता है थोड़ा सा इतना, लेकिन जो शिवलिंग का पार्ट है वो इस अंगूठे के इस वाले पार्ट से बड़ा नहीं होना चाहिए। वो मंदिर में ही हो सकता है, क्योंकि उसकी जो शक्तियां हैं वो घर में समाहित नहीं हो सकती, उसकी जो एनर्जीज हैं वो आप घर में नहीं समाहित कर पाएंगे। तो घर में बहुत छोटा सा शिवलिंग आप रखें, हो सके तो घर में आप पत्थर का शिवलिंग ना रखें, ये मैं सबसे कहता हूँ। क्रिस्टल का रख सकते हैं आप स्फटिक का शिवलिंग रख लो, बड़ा शुभ होता है। अब आपने एक उपायों की बात करी थी, यहाँ मुझे याद आ गया, मैं उसको दोबारा से वापस ले आता हूँ। जितने भी लोग कह रहे हैं हमारा कर्ज नहीं उतर रहा, हाँ। जितने भी लोग कह रहे हैं हमारे रिश्तों में दिक्कत आ रही है, दोनों के लिए महा उपाय है। आप एक स्फटिक का शिवलिंग इतना छोटा अपने घर में रख लो और रोजाना उसका दूध से, दही से, शहद से, घी से
और बूरा यानी शक्कर से अभिषेक करना शुरू कर दो। उसके बाद जल से अभिषेक करो, गंगा जल हो तो और अच्छा रहेगा, और आप देखो कि आपका जीवन कैसे नहीं बदलेगा, बदलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटेड। आपको 3 महीने जिसने ये उपाय कर लिया, आप मेरे पास खुद आओगे कि हमारा जीवन बदला है, और आप बदलते हुए देखोगे। और घर में करना है, मतलब तो इतना कहीं नहीं जाना, यू उपाय विल लिटरली फील इट। आप देखोगे, उसको महसूस करोगे, उस बदलाव का आप साक्षी बनोगे। करो, क्योंकि वो तो महादेव है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है, फिर वो तो देवादिदेव हैं। बिल्कुल। जब सारे ग्रह नक्षत्र सब उन्हीं के इशारे पर चलते हैं भाई, आप ये करो, आप देखो जीवन कैसे नहीं बदलता। लेकिन फिर मैं कहता हूं उपाय वही करो जो लॉजिकल हो, इलॉजिकल उपाय नहीं करना। अभी आपने उधारों की बात करी जी, जिन लोगों पे उधार हो जाता है, इन लोगों की कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं मतलब जो इनको इतना चलने अच्छा इतना पटक देते हैं उठा के? देखिए, किसी एक पर्टिकुलर ग्रह की बात नहीं कर सकता मैं अनमोल जी, लेकिन कुंडली की बात कर सकता हूँ। कुंडली में आपके भाग्य स्थान का स्वामी यदि अच्छे भाव में नहीं बैठा है, पीड़ित अवस्था में है, कमजोर है, उस पर दृष्टि कोई अच्छी नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। थोड़ा इजी लैंग्वेज मेरे व्यूअर्स के लिए। बिल्कुल, वैसे तो मैं बहुत टिपिकल होने वाला था बट व्यूअर्स नहीं समझ पाएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इजी बोल देता हूँ। कुंडली में जो दूसरा भाव होता है वो धन का भाव होता है। कुंडली में जो 9वां भाव होता है उसको हम भाग्य का भाव बोलते हैं। कुंडली में जो 10वां भाव होता है उसको हम कर्म का भाव बोलते हैं, यानी आप जो कार्य करते हैं। कुंडली में जो 11वां भाव होता है वो लाभ का घर होता है। ठीक है, बहुत इजी बोल दिया मैंने। इनके जो लॉर्ड हैं, वहां जो भी भाव में जो बैठा है, उसका जो स्वामी है उस भाव का, उसका स्वामी किसी भी कंडीशन में पीड़ित ना हो, यानी खराब अवस्था में ना हो। अब देखिए, आम लोगों को ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे पता है, लेकिन इससे ज्यादा इजी कर नहीं सकते। उसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाना ही पड़ेगा। ये समझ लो, अगर वो आपने मजबूत कर लिया तो समझ लो कि आपकी 80% समस्याएं जो फाइनेंस से जुड़ी हैं वो खत्म हो जाएंगी, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी। जैसे ये मजबूत थे, मतलब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं। मैं 25 साल तक मेरे पास बहुत पैसा था, 26 साल में एक जना आया मेरे पास और मैंने उसको दिया और मैं लुट गया। और हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते रहते हैं कि वैसे इनके घर में तो सोने की ईंटें होती थी, इनके यहाँ ये बच्चा पैदा हुआ, उसने सारा कल्याण कर दिया इनका। देखिए, ये सबने सुना होगा। बिल्कुल सुना है, और ये सत्य है। तो उसका ग्रह पहले तो मजबूत ही था ना सर, फिर खराब भी हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं। देखिए, हम अपने सुख और दुख दोनों लेकर के पैदा होते हैं पूर्व जन्मों के अनुसार। हो सकता है हमारे कुछ कर्म ऐसे रहे हों जो इतने साल तक हमने सुख भोग लिया। अब जो कर्म पुराने बच रहे हैं वो काटने पड़ेंगे भाई, उनको कोई नहीं बदल सकता। उनको उपायों द्वारा, सिर्फ थोड़ा बहुत उनका जो एनर्जीज है, केवल उपायों के द्वारा उनको हम बैलेंस कर सकते हैं, उनके पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम कर्मों को पूरी, कोई ज्योतिष अगर ये कह रहा है कि आपके मैं सारे कर्म काट दूंगा, आपका भाग्य पलट दूंगा, अरे भाई क्षमा करो, ऐसा नहीं है। व्यूअर से मैं कहूंगा, बिल्कुल किसी के बहकावे में नहीं आना है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ज्योतिष शास्त्र में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है, न रावण संहिता में, न भृगु संहिता में, किसी भी शास्त्र में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इसलिए शॉर्टकट से बचिए। बिल्कुल। अभी कर्म की बात हम दोबारा स्टार्ट करिए, पहले वाला मेरा क्वेश्चन रह रहा है और वो इस वाले कर्म की बात से ही मेरे बिल्कुल, हमने पीछे बात कही थी, जो भी हम करेंगे सब यहीं भोग के जाएंगे और 10 गुना भोग के जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, अभी अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। करेंगे तो बुरा। पिछले 3-4 साल से पॉडकास्ट की दुनिया में एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, लोगों ने उन्हें देख देख के समझ के अपनी जिंदगी अच्छी करी है। बिल्कुल, अपने कर्म अच्छे करने स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल। लेकिन किसी ने 10 साल पहले कोई पुराना अपना बहुत बुरा कर्म किया है जो उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके दिल में घर कर रखा है, या ये मैंने गलत किया है, वो मान के बैठा है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि वो तो कर चुका, उस समय समझ नहीं थी। उसको काटने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रभु। दुनिया में कोई नहीं काट सकता। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि मैं शूली को शूल बना सकता हूं। शूली माने होती है फांसी, मैं इजी लैंग्वेज में समझा दूं, और शूल होता है कांटा, शूल। भगवान ने कहा कि अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो तो जो आपके लिखा है वो भोगना तो पड़ेगा, वो आसान हो जाएगा। यानी आपको फांसी की सजा लिखी है तो फांसी ना होकर कांटा चुभेगा और वो आपका कर्म कट जाएगा, लेकिन चुभेगा जरूर। भगवान कृष्ण ने भी जब शरीर छोड़ा, तो ध्यान रखिएगा, उनको एक बहेलिये ने तीर मारा। जब उस बहेलिये ने तीर मारा, उसने देखा ये तो भगवान कृष्ण को लग गया, वो रोता हुआ आया, प्रभु मेरे से तो पाप हो गया। तो भगवान ने कहा नहीं, पिछले जन्म में आप बाली थे, मैंने आपको तीर मारा था, मुझे उसका बदला इस जन्म में चुकाना पड़ा है। उस तीर से बाली की मृत्यु हुई, इस तीर से भगवान कृष्ण को अपना शरीर छोड़ करके जाना ही था, लीला है उनकी, प्रभु की। तो ये सब भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। जब प्रभु नहीं बच पाए तो हमारी आपकी तो क्या ही हैसियत है कि हम आप इससे बच जाएं। लेकिन सर, इस कहानी से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा लॉजिकल भी, और थोड़ा सा मैं कहूंगा व्यूअर्स अगर समझ पा रहे हो, आप इस चीज में थोड़ा सा रोशनी डालें अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो। कि यहाँ पे हमने बात करी, एक तरफ हमने बात करी जो हमने कर्म कर रहे हैं,
बुरा अच्छा इसी जन्म में हमें भुगतना है। एक तो अभी आपने किशन जी की कहानी बताई जी। कि जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उनको जो तीर लगा वो अगले जन्म में लगा, हाँ। और जबकि पिछले जन्म में उन्होंने मारा था बाली जी को। मुझे लग रहा था एक क्वेश्चन आप उठाने वाले हो और मैं रेडी हूँ इसका हाँ, आंसर देने तो के लिए। ये यहाँ तो जन्म चेंज हो गया। एक बिल्कुल। तरफ प्रभु ही कह रहे हैं कि आपको इसी जन्म में अपना कर्ज चुकाना है। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ। प्रभु ने कहीं नहीं कहा, प्रभु ने कहा है भोगना पड़ेगा, चाहे कभी भी भोगना पड़े। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ज्यादातर कर्म हमें इसी जन्म में भोगने पड़ते ओके, हैं। ठीक है। लेकिन उसका भी एक उदाहरण देता हूं। जब धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैंने ऐसा कोई कर्म मुझे पिछले 100 जन्मों का याद है, मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया जिसके कारण मुझे अंधा होना पड़ा, तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से उसको दिखाया कि 100 जन्मों से पहले उसने एक हिरण की आंख में तीर मारा था। सोचिए कब भुगतना पड़ा। इसलिए तो मैं कहता हूं कर्मों की, गलत कर्मों की पोटली मत बनाओ, पता नहीं कब भुगतनी पड़े। तो अगर मैं यहाँ पे अब ये बात कह दूं कि अर्जुन जी ने मछली की आंख में तीर मारा था, तो उनका भी कहीं ना कहीं कर्म कटा होगा। निश्चित हो सकता है उस मछली ने पहले ऐसा कुछ किया हो, या फिर उन्होंने कर्म को इकट्ठा कर लिया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, कर्म किसी को भी हो वो भोगना पड़ता ही पड़ता है। निश्चित है, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो जन्म के बाद वो वहां नहीं रहे जहां जन्म हुआ, वो चले गए वहां से, दूसरी माँ ने उनको पाला। ठीक है, उसके बाद जब वो अपनी माँ के जिन्होंने जन्म दिया उनके पास वापस आए तो माँ ने कहा कि बेटा 14 साल के लिए तूने मुझे छोड़ दिया, तू तो भगवान था, तू उसी समय ये सब कर सकता था, कंस को मार सकता था, तूने 14 साल मुझे तरसाया क्यों? बोले माँ पिछले जन्म में तूने भी श्राप दिया था ना, जब मैं राम था मुझे भी 14 वर्ष वन में काटने पड़े थे, तो ये उसी जन्म का बदला है। तो भैया कर्म से तो सब बंधे हुए हैं। भगवान भी नहीं बच पाए तो हम तो बहुत छोटी भगवान तो बच सकते थे, लेकिन उनकी लीला है, वो उनको भगवान का जब जब जन्म हुआ वो मानवता के सुधार के लिए हुआ। प्रभु श्री राम अगर चाहते तो 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते थे, वो तो प्रभु थे साक्षात। क्या आपको लगता है उनको रावण को मारने के लिए इतना सब प्रपंच रचने की जरूरत थी? नहीं, लेकिन उन्होंने मर्यादा में रहते हुए और हमें सिखाते हुए कि ये आपको हमेशा सही पद्धति, सही तरीके से चीजों को फॉलो करना है। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो भगवान, वो तो स्वयं भगवान थे साक्षात जी, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, वो चाहते बिना कुछ करे लक्ष्मण जी ठीक हो जाते, क्योंकि वो तो प्रभु हैं, वो आम आदमी नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी एक आम इंसान की तरह मर्यादा में रहते हुए वैद्य को बुलवाया, हनुमान जी बूटी लेकर के आए और जड़ी से इलाज करवाया। क्यों? क्योंकि भाई ये मत बहकावे में आओ कि कोई आपका इलाज ऐसे कर सके। हमारे पास भी लोग आते हैं, अनमोल जी मेरे पास कितनी सारी कुंडली आती है, गुरुजी कमरे में बहुत दर्द रहता है। मैं कहता हूँ भाई डॉक्टर के पास जाओ ना, मैं क्या करूंगा इसमें, आंखें कमजोर हो गई हैं। गुरुजी डॉक्टर के पास जाओ भाई, वो मेरा कार्य है ही नहीं। ग्रह कमजोर है तो मेरे पास आओ। हाँ, ग्रह उसमें भी 2 चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन फिर भी आपको दवाइयां असर नहीं कर रही, तो हो सकता है कोई ग्रह चाल ऐसी चल रही हो। अच्छा। उसको हम कुंडली देख के इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ। मैं ये हमेशा कहता हूं, लेकिन अगर कोई ज्योतिष बाबा ये कह रहा है कि मैं हाथ फेरूंगा, मैं फूंक मारूंगा, आपकी बीमारियां गायब, अरे भैया वो सब प्रपंच है, सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। मत बनिए, मत पड़िए इन चक्रों में, कुछ नहीं मिलने वाला है। जब प्रभु ने आपको सिखा दिया, सोचिए प्रभु ने साक्षात मर्यादा में रहते हुए कार्य किया। क्यों किया? इसीलिए किया। करने को तो मुट्ठी में वहीं पे हर चीज बंद करके कुछ भी कर सकते थे, वो तो प्रभु थे, वो कुछ भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने सिखाया हमें मर्यादा में रहना कि कैसे हमें जीवन को आगे बढ़ाना है। तो बस इन चीजों को ध्यान में रखो। आपने एक प्रश्न पूछा था कि अच्छे ज्योतिष पर और खराब ज्योतिष में कैसे डिफरेंस करें, किसके पास जाएं किसके पास ना, ऐसे डिफरेंस करो, किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। बिल्कुल, और दर्शकों को भी, मुझे शायद इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो नहीं है। बिल्कुल 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 सर, 2025 खत्म होने को आ गया है। बिल्कुल आ गया, 2026 आ रहा है। लोग न्यू रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल हमें ये अचीव करना है। तो मोस्टली 80 to 90% लोग अचीव करते हैं कि हमें अंबानी बनना है। तो अंबानी कैसे बना जा सकता है? अभी मेरे से किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि सीक्रेट कोड बताओ गुरुजी जो अंबानी बन जाए। एक बात समझने वाली है, मैं कोई उपाय की या इलॉजिकल बात नहीं, व्यूअर्स से विशेष कहूंगा ये वाला पार्ट जरूर सुनना बहुत ध्यान से। अंबानियों को आपने देखा है कि भगवान को कितना मानते हैं वो। उनके यहाँ शादी हुई, कितने ब्राह्मण थे, कोई नॉनवेज कोई ड्रिंक अलाउड नहीं थी। ठीक है, हमारे यहाँ शादी होती है, ब्राह्मण कब आ रहे हैं किसी को पता ही नहीं, पंडित जी कब आ रहे हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं खिलाते लोग बिठा के, उनकी पैर छूना आशीर्वाद देना तो छोड़ दीजिए। एक तरफ शराब और नॉनवेज चल रहा होता है और दूसरी तरफ भगवान का मंत्रोच्चारण फेरे चल रहे होते हैं। और फिर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब मंगल हो, सब अच्छा हो जाए, तो क्षमा कीजिएगा कभी नहीं होगा। मैं कब से कह रहा हूं कि भाई अगर आपको शादी करनी है,
आप एक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फेरे कराइए, शादी कीजिए, कोई प्रपंच नहीं चाहिए उस समय, केवल अपने रिश्तेदार हो बस, जो बिल्कुल क्लोज लोग हैं वो हो, और आपको पार्टी करनी है, आप अगले दिन तीसरे दिन रिसेप्शन करिए और आप खूब पार्टी करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी परंपराओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप चाहते हैं कि एक तरफ ये सब अशुद्ध वातावरण, एक तरफ ये सब चल रहा है, शराब मांस कबाब जो भी है, और दूसरी तरफ फेरे पड़ रहे हैं, तो क्या वो कभी सफर, वहां भगवान आएंगे? हम भगवान का आह्वान करते हैं, जब पंडित जी पूजा करते हैं तो भगवान का आह्वान करते हैं, मंत्रों से वहां प्रभु को बुलाते हैं, आपको लगता है वहां प्रभु आएंगे? क्यों आएंगे सर, जब वहीं के आसपास के लोग पी के बैठे हैं? कभी भी नहीं आएंगे भाई, आपने वहां का वातावरण नहीं खराब करता बस तो वही सोचना है हमें। तो अंबानी अगर बनना है तो फिर वैसे ही चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। उनके यहाँ क्या कमी थी? कोई शराब कोई नॉनवेज अलाउड नहीं था, कितने ब्राह्मण मंत्र जाप कर रहे थे। यहाँ सारे शादी में 5 करोड़ रुपए खर्च करेगा आदमी, पंडित जी ने अगर 51,000 मांग लिए तो वहां बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। पंडित जी आपके किस बात के हो गए 51,000, 1 घंटे आपको लगा नहीं? अरे भाई, जो तमाशा करने वाला आया था, पटाखे छोड़ने वाला आया था, उसने 1 घंटे से ज्यादा लगाया, वो लेके गए ना 1-2 लाख रुपए। जो डीजे वाला आया था उसने 3 घंटे से ज्यादा लगाए, वो लेके गए ना 5 लाख रुपए। जो टेंट वाला था उसने 6 घंटे से ज्यादा टेंट लगाया, लेकिन लेके गया वो 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, जैसा जिसका बजट है। लेकिन नहीं, पंडित जी को वहां देने में दिक्कत है। तो भाई सोचिए, आप किसको मना कर रहे हैं? मैं नहीं कहता कि आप लुट जाइए, लेकिन एक चीजों की एक तरीका होता है, इज्जत तो रखेंगे, एक सम्मान होता है किसी का। कोई, मैं तो खैर मैं शादियां नहीं करता, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो ज्योतिष हूं, बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आया है, आपके यहाँ डीजे ना बजे शादी पूरी हो सकती है, टेंट कम लगे शादी हो जाएगी, आतिशबाजी ना हो शादी हो जाएगी, लेकिन पंडित जी ना आए तो शादी नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शादी का, लेकिन हम सबसे पीछे उन्हीं को रखते हैं। तो अगर अंबानी बनना है तो ये सब सुधारना भी कर्म बनता होगा सर। बिल्कुल सुधारो आप अपने कर्मों को, मैं वही तो कह रहा हूं भाई, ये कर्म सुधार लोगे तो अपने आप अंबानी बन जाओगे। अंबानी बनने का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप पैसे वाले बन जाओ, अपने कर्म सुधारो, आप इतने संतुष्ट अंदर से हो जाओगे तो आप अपने आप फील करोगे, अपने आप अच्छा फील करोगे। एक क्वेश्चन हो रहा है, अंबानी जी की बात हो रही है, अभी मोस्टली अंबानी जी की रील्स वायरल हुई थी, वो ऐसे हाथ हिलाते हिलाते पूजा करते हैं, तो इसके पीछे भी कुछ है? वो रील मैंने भी देखी थी भाई, क्योंकि मुझे मेरी टीम ने वो रील भेजी थी, मुझे याद है कि सर लोग पूछ रहे हैं कि अब ऐसे पूजा हाथ हिला के करनी, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जनरल है। देखिए, हम और आप भी कभी कभी मंदिर जाते हैं, कई बार हम नोटिस नहीं करते, कुछ चीजें अननोटिस हो जाती हैं, मतलब अनविलिंगली हो जाती है, अगर मैं कहूँ बिना इच्छा के। वो अचानक से ऐसे भगवान के ध्यान में लीन थे, हाथ हिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ हिलाकर पूजा करने से आप, अरे भाई ये सब बेकार की बातें हैं क्या क्या ही चर्चा करनी इस पर। तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है भाई, व्यूअर्स को बता दूं, एक जनरल है। कई बार हम ताली बजाते हैं, हाँ। भगवान का आरती करते हो, भजन करते हो, तो ऐसा नहीं है ना घर आदमी अब वो ताली बजाएं तो फिर ताली बजा के पूजा करनी है, ऐसा नहीं है। वो एक इच्छा है। जब आप भाव में डूब जाते हो, जब आप भक्ति में डूब जाते हो, तो उस समय आपको एहसास नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, वो अनविलिंगली हो जाता है। भाव देखो कितने भाव से पूजा exactly. कर रहे हैं। तो बस वही भाव जिस दिन ले आओगे उस दिन अपने आप अंबानी बन जाओगे। मैं तो कब से कह रहा हूँ ये बात। 2026 आ रहा है सर, इस पॉडकास्ट में सबसे पहले हमने प्रेडिक्शंस डिस्कस करी, उसका कुछ उपाय लिए, उसका प्रेगनेंसी का जो आपने ज्ञान दिया वो तो बहुत अलग लेवल वाला, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था वो कि इतना रिसर्च भी इस चीज़ में हो सकता है ये मेरे पहली बार था। लेकिन 2026 में दोबारा होगा, हर चीज़ की प्रेडिक्शन हो गई, हर एक का घर अपना है, वो चाहता है कि मेरे घर के अंदर नेगेटिविटी ना आए। तो हमारे वैदिक में, या जो हम देखता है बचपन से, मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे नहीं पता वैदिक से आया है या नहीं आया है मैं आपको टोकने वाला था यहाँ पर। मैंने बचपन से देखता है कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांग लो जी, इससे कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं आएगी। तो ये सत्य होता है। देखिए, उसके पीछे भी एक साइंस है। अगर आप घर के बाहर नींबू मिर्च टांगते हैं तो उसमें कोई बुराई कभी हो ही नहीं सकती है भाई। वो एक जनरल उपाय है, उसको मैं शास्त्रीय उपाय नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक जनरल उपाय है और वास्तव में वो नजर से आपको कहीं ना कहीं बचाता है, नेगेटिविटी से बचाता है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहता हूं लोगों से, जिन लोगों को बहुत ज्यादा नजर लगती है, जिनका ऑरा बहुत नेगेटिव होता है, मैं तो कहता हूं सैटरडे के दिन आप नींबू की कुछ ड्रॉप पानी में डाल के नहाना शुरू करो, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, आप देखेंगे आपको नजर लगनी बंद हो जाएगी, आप बहुत जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये आप कर सकते हैं, इसमें ये कोई बड़ा उपाय भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं, 100% इफेक्ट आता है। ओके, थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। बहुत आभार आपका और दर्शकों का बहुत आभार। थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों को हमारा वीडियो हमेशा की तरह अच्छा लगता ही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो, और जिन्होंने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने बेल आइकन दबा रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दबाया तो अभी दबा दें, क्योंकि 2026 आ रहा है और मंदिर की घंटी की तरह इसको ही बजाएं और नए साल में आरंभ करें। थैंक यू।